ओके, ये टॉपिक है आपका बायोटेक MSc BL 204 का फर्स्ट यूनिट का ही टॉपिक चल रहा है, कैलस एंड प्रोटोप्लास्ट कल्चर। देयर आर सम कंटेंट। सबसे पहले कैलस कल्चर का है। कैलस कल्चर में इंट्रोडक्शन, प्रिंसिपल ऑफ कैलस कल्चर, प्रोटोकॉल ऑफ कैलस कल्चर, सिग्निफिकेंस ऑफ कैलस कल्चर एंड इम्पोर्टेंस ऑफ कैलस कल्चर। उसके बाद कैलस कल्चर के बाद प्रोटोप्लास्ट कल्चर है। प्रोटोप्लास्ट कल्चर में भी देयर आर सम मेथडोलॉजी and there are some methods which explain the protoplast culture. सबसे पहले बात करते हैं कैलस कल्चर की। कैलस कल्चर होता क्या है, ठीक है। कैलस टिश्यूज मीन एन unorganized proliferative mass of cell produced from isolated plant cell, tissues or organ when grown, especially an artificial nutrient media in glass vials under control experimental condition. कैलस कल्चर क्या होता है? अनडिफरेंशिएटेड मास होता है, ठीक है, जिसे आप रिकॉग्नाइज कर नहीं कर सकते, जिसे आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, जिसे आप पहचान नहीं सकते, ठीक है। मतलब क्या, किस वे में नहीं पहचान सकते कि कौन सा पार्ट रूट है, कौन सा पार्ट लीफ है, कौन सा पार्ट शूट है, ठीक है। इस टाइप से आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। तो ये वो मास होता है जो आइसोलेटेड किया जाता है प्लांट सेल से, प्लांट सेल, टिश्यू या ऑर्गन से उसे आइसोलेट किया जाता है व्हेन ग्रोन स्पेशली एंड आर्टिफिशियल न्यूट्रेंट मीडियम। तो जब उसे ग्रो किया जाता है स्पेशली न्यूट्रेंट मीडियम में, किसी भी ऐसे न्यूट्रेंट मीडियम में जहाँ पे ऑलरेडी न्यूट्रेंट की कंसंट्रेशन हमें पता होती हैं, उस मीडियम में हम इसे ग्रो करते हैं ग्लास वॉल में। और कौन सी कंडीशन में? कंट्रोल एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस में हम उसे ग्रो करते हैं और न्यू प्लांट मटेरियल को जनरेट करते हैं, वो होता है कैलस कल्चर। देयर आर प्रिंसिपल ऑफ कैलस कल्चर। प्रिंसिपल क्या है? फॉर सक्सेसफुल इनिशिएशन ऑफ कैलस कल्चर 3 इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया शुड बी accomplished. दैट मीन्स अगर कैलस कल्चर को हमें मेंटेन करके रखना है, एक सक्सेसफुल प्लांट तैयार करना है, अगर सक्सेसफुली हमें कैलस कल्चर को सक्सेस करना है तो वहाँ पे कुछ क्राइटेरियाज होते हैं, जैसे कि एस्पेक्टिक प्रिपरेशन ऑफ प्लांट मटेरियल, प्लांट मटेरियल को सही तरीके से तैयार करना, सिलेक्शन ऑफ सुटेबल न्यूट्रिएंट मीडिया supplemented with appropriate ratio of oxygen and cytokinin और only appropriate oxygen, ठीक है। सबसे पहले प्लांट मटेरियल हमारे पास होना चाहिए जिसका मास कल्चर हमारे पास है, जिसका हमें कैलस कल्चर तैयार करना है। दूसरा, ऑक्सीजन और साइटोकाइनिन का रेशो हमें पता होना चाहिए कि अगर सुटेबल न्यूट्रिएंट मीडिया में सप्लीमेंट्री डालें, हम सप्लीमेंट्री ऐड करें ऑक्सीजन और साइटोकाइनिन की अप्रोप्रिएट कंडीशंस पर, तो वो सुटेबल अमाउंट में ही ग्रो कर पाएगा, ठीक है। इंक्यूबेशन ऑफ कल्चर अंडर कंट्रोल बाय फिजिकल कंडीशंस। जब हम उसे इंक्यूबेट करते हैं, इंक्यूबेट चैम्बर्स होते हैं, उसमें टेम्परेचर्स कंट्रोल होना चाहिए, फिजिकल कंडीशंस, टेम्परेचर मेंटेन होना चाहिए उसका, जिसके थ्रू कैलस अपने आप को ग्रो कर सके। Different plant parts carry a number of surface-borne microorganisms like bacteria, fungus, etc. ठीक है, कुछ plant parts जो होते हैं जिन पे सरफेस बॉर्ने माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं, लाइक दैट बैक्टीरिया, फंगस, इस टाइप के। सो बिफोर अटेम्प्टिंग इनिशिएट द कैलस कल्चर, कैलस कल्चर को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले नेसेसरी होता है कि उसे स्टेरलाइज किया जाए। स्टेरलाइज किया जाए, कंटामिनेंट हटाने के लिए स्टेरलाइज करते हैं, उसके बाद कल्चर करना चाहिए। टिपिकल प्लांट पार्ट में भी सेगमेंट ऑफ रूट और स्टेम। जो टिपिकल प्लांट पार्ट हो सकता है वो रूट या स्टेम का सेगमेंट हो सकता है, या पीस हो सकता है लीफ का,
लेमिना लीफ लेमिना हो सकता है, फ्लावर पार्ट्स कुछ भी हो सकता है, ठीक है। द एक्साइज्ड प्लांट पार्ट कॉल्ड एक्सप्लांट, जो प्लांट पार्ट हम एक्साइड करते हैं मतलब निकालते हैं, वो प्लांट पार्ट क्या हो गया हमारा एक्सप्लांट। तो दैट मीन्स व्हाट इज एक्सप्लांट? एक्सप्लांट इज द एक्साइटेड प्लांट पार्ट, जहाँ पे हम कैलस कल्चर करेंगे या टिश्यू कल्चर मीडिया से न्यू प्लांट हम तैयार करेंगे। So the excite plant part called explant are at first washed and liquid detergent. सबसे पहले explant को क्या करते हैं हम वॉश करते हैं लिक्विड डिटर्जेंट के साथ, और लिक्विड डिटर्जेंट में जनरली जो टिपॉल होता है 5% डालते हैं, टिपॉल 5% के साथ हम उसे वॉश करते हैं। देन द एक्सप्लांट आर सर्वाइव स्टरलाइज बाय द मोस्ट कॉमनली यूज्ड केमिकल। उसके बाद जो स्टरलाइज एक्सप्लांट होता है उसमें 0.1% म्यूक्रिक क्लोराइड डालते हैं, मर्क्यूरिक क्लोराइड से हम उसे स्टरलाइज करते हैं, या सोडियम हाइपोक्लोराइड से हम उसे स्टरलाइज करते हैं फॉर अ लिमिट टाइम, ठीक है, कितने टाइम के लिए? 10 to 15 मिनट्स के लिए। आफ्टर सरफेस स्टरलाइजेशन द एक्सप्लांट आर रिपीटेडली रिंस विद ऑटोक्लेव डिस्टिल वाटर। स्टरलाइज करने के बाद उसे वॉश करने के बाद फिर सरफेस स्टरलाइज करते हैं, जिससे कि जो डिस्टिल वाटर से कंटिन्यू फिर उसे वॉश करते हैं। वो हमने कुछ केमिकल्स हमने उसके ऊपर अप्लाई करे, लाइक दैट मर्क्यूरिक क्लोराइड या सोडियम क्लोराइड। वो क्यों अप्लाई करें? जिससे कि वो केमिकल जो वहाँ पर आपका जो पैथोजन प्रेजेंट है, जो डिजीज बैक्टीरियल वायरस प्रेजेंट है, वो वहाँ से रिमूव हो सके। फिर उसे उस सॉल्यूशन में 10 to 15 मिनट रखते हैं, देन सरफेस स्टरलाइज करते हैं। सरफेस स्टरलाइजेशन के बाद जो एक्सप्लांट है रिपीटेडली rinsed with autoclave distilled water. आफ्टर सरफेस स्टरलाइजेशन प्लांट मटेरियल को कट करते हैं और स्मॉल पीसेस में कट करते हैं, छोटे छोटे स्मॉल पीसेस में कट करते हैं, जिसका साइज मिलीमीटर, कुछ मिलीमीटर तक हो सकता है, ठीक है। साइज ऑफ एक्सप्लांट इज क्रिटिकल फैक्टर फॉर द इंडक्शन ऑफ कैलस टिश्यूज। जो साइज होता है एक्सप्लांट का वो इंडक्शन मतलब क्रिटिकल फैक्टर्स, साइज जो लेते हैं हम एक्सप्लांट का डिजायरेबल साइज लेते हैं। द एक्सप्लांट आर फाइनली ट्रांसफर्ड स्पेक्टली ऑन अ सुटेबल न्यूट्रिएंट मीडियम सॉल्टिफाइड विद अगार। उस जो हमारे पास टिश्यू है, जो कैलस जिसे हम तैयार कर रहे हैं, उस टिश्यू को हम सुटेबल एनवायरमेंटल कंडीशन में, सुटेबल न्यूट्रिएंट कंडीशन में ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। अगार सॉल्टिफाइड और सेमी सॉलिड न्यूट्रिएंट मीडिया आफ्टर इट प्रिपरेशन एंड स्टरलाइजेशन बाय ऑटोक्लेव एट 15 IBPS। मतलब ऑटोक्लेव के लिए मीडिया को हम ट्रांसफर करते हैं, एक ऑटोक्लेव मशीन होती है उसमें ट्रांसफर करते हैं, जिसमें IBPS 15 मिनट का होता है। प्रेशर डालते हैं जिससे कि वो वहाँ पे 15 मिनट तक वार्म हो सके, जिससे कि जो उसके अंदर कुछ जर्म्स प्रेजेंट हैं, कुछ बैक्टीरियाज प्रेजेंट है, वो अपने आप को डिस्ट्रॉय कर सके। एंड इट इज यूज्ड फॉर इंडक्शन ऑफ कैलस टिश्यूज। इसका क्योंकि हम अगार मीडिया, सबसे पहले जो जनरल मेथड है वो ये सेम प्लांट टिश्यू कल्चर के थ्रू होता है। प्लांट टिश्यू कल्चर में जैसे कैलस कल्चर कर रहे हो आप, या फिर कोई भी एक्स प्लांट से किसी भी प्लांट को तैयार करना है, तो उसके लिए क्या काम करोगे, आपके पास एक कैलस तैयार करने के लिए एक्स प्लांट अवेलेबल है। एक्स प्लांट मतलब जहाँ से आपने वो प्लांट लेना है, जहाँ से वो टिश्यू लेना है। वो टिश्यू कोई भी हो सकता है, लीफ का हो सकता है, रूट का हो सकता है, और स्टेम का हो सकता है, ठीक है। उसे लेकर आपने उसे स्टरलाइज किया, स्टरलाइज करने के बाद अल्कोहल से स्टरलाइज किया या फिर मर्क्यूरिक क्लोराइड से स्टरलाइज किया। 10 से 15 मिनट स्टरलाइज करने के बाद फिर उसे आपने एक पैटी डिश ली, पैटी डिश में या जार लिया, उस जार में अगर अगर मीडिया उसके अंदर रखा हुआ होता है, अगर अगर मीडिया के अंदर न्यूट्रेंट मीडिया वहाँ पे बना हुआ होता है, न्यूट्रिशनल पावर जिससे जाती है उसे, और कुछ न्यूट्रेंट्स अवेलेबल होते हैं, उस न्यूट्रेंट्स को, वो न्यूट्रेंट जो आपने मास वहाँ पे आप ग्रो कराओगे उसके लिए न्यूट्रिशनल का काम करते हैं, ठीक है। तो अगर अगर मीडिया है, अगर अगर मीडिया के साथ हमने अगर अगर मीडिया को सबसे पहले हमने न्यूट्रिएंट मीडिया को
15 मिनट के लिए ऑटोक्लेव किया। अगर मीडिया बनाने के बाद उसे ऑटोक्लेव किया, क्यों ऑटोक्लेव किया? क्योंकि उसके अंदर अगर कोई बैक्टीरिया वायरस प्रेजेंट है तो वो अपने आप को रिमूव कर सके। उसके बाद कैलस टिश्यूज को हमने उस मीडिया के अंदर ट्रांसफर कर दिया। जब वो बिल्कुल ठंडा हो गया अगर मीडिया, आफ्टर ऑटोक्लेव जब वो ठंडा हो गया, तब हमने टिश्यू कल्चर को वहाँ पे जार में या टेस्ट ट्यूब में ट्रांसफर कर दिया। कहाँ ट्रांसफर किया? लेमिनार एयर फ्लो पे पे रख के हमने उसे ट्रांसफर किया यूवी रेज से, जिससे कि अगर कोई पैथोजन अटैक है तो वो रिमूव हो सके। तो पूरा स्टरलाइज रूम होता है, अवेलेबल टिश्यू कल्चर चैम्बर होता है, वहाँ पे लेमिनार एयर फ्लो के सामने हमने उसे रख के उसे ट्रांसफर कर दिया। In most cases, successful callus culture depend upon the inclusion of plant growth hormone. ज़्यादातर केसेस में जो कैलस कल्चर होता है वो प्लांट ग्रोथ हार्मोन के ऊपर डिपेंड करता है इन अ न्यूट्रिएंट मीडियम। एंड फॉर हेल्दी कैलस ग्रोथ यूजुअली बोथ इन ऑक्सिन एंड इन साइटोकाइनिन आर रिक्वायर्ड। अगर हमें हेल्दी कैलस कल्चर तैयार करना है तो उसके लिए ऑक्सिन और साइटोकाइनिन की रिक्वायरमेंट होती है। ऑक्सिन क्या काम करता है? रूट में रूट इंक्रीज करता है, और साइटोकाइनिन क्या करता है? सेल का डिवीजन करने का काम करता है। एक सेकेंड। सो देयर आर प्रिंसिपल्स ऑफ कैलस कल्चर इसमें, और क्या क्या होता है इंक्यूबेशन करने के बाद? इंक्यूबेशन ऑफ कल्चर अंडर कंट्रोल फिजिकल कंडीशन सच एज टेम्परेचर, लाइट, ह्यूमिडिटी इज कल्चर को इंक्यूबेट करने के बाद, टेस्ट ट्यूब में ट्रांसफर करने के बाद, फिर हम उसे जो एक मतलब एक रूम होता है, कल्चर रूम होता है, वहाँ पे जो ट्रांसफर करते हैं। उस रूम का टेम्परेचर 25 से 2 ऊपर या 2 नीचे हो सकता है, ठीक है, इतना टेम्परेचर होता है। और किसी भी कैलस को अगर हम रूम टेम्परेचर पर ट्रांसफर करते हैं तो वहाँ पे ख़राब होने का डर रहता है, इसलिए 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर हम उसे लेके जाते हैं। इन सम प्लांट मटेरियल इनिशिएशन ऑफ ग्रोथ ऑफ द कैलस टिश्यू टेक प्लेस इन टोटली डार्क कंडीशन। कुछ केसेस में क्या होता है कि जो कैलस कल्चर जब हम करते हैं बहुत से प्लांट्स का, तो उनके लिए, जैसे अगर रूट का पार्ट लिया है आपने, तो उसके लिए completely डार्क कंडीशन की रिक्वायरमेंट होती है। However, in case of plant material, a particular photo period 16 आवर लाइट एंड 8 आवर डार्क। जो अदर प्लांट मटेरियल है, लाइक दैट हम पोटैटो की बात करें तो पोटैटो के केस में हम 16 आवर की लाइट देते हैं और 8 आवर का उसे डार्क पीरियड रखते हैं। कुछ ऐसा फ्लोरिशेंट लाइट वहाँ पे प्रेजेंट होती है, वो लाइट आफ्टर 16 आवर अपने आप 8 घंटे के लिए कट हो जाती है। उसके बाद फिर से 16 आवर के लिए वो लाइट वहाँ पर ऑन हो जाती है। देन ये किस लिए रिक्वायरमेंट होता है? इट इज नेसेसरी फॉर इनिशिएशन एंड ग्रोथ ऑफ कैलस टिश्यूज। ये इसलिए जरूरी होता है जिससे कि कैलस टिश्यूज अपने आप को ग्रो कर सके, वहां पर इनिशिएट कर सके। अप्रोक्सीमेटली 2000 to 3000 लक्स आर्टिफिशियल लाइट इंटेंसिटी इज नीडेड। इतनी लाइट की रिक्वायरमेंट होती है। कूल वाइट फ्लोरेसेंट लैम्प, फ्लोरेसेंट लाइट की रिक्वायरमेंट होती है, आर जनरली यूज्ड फॉर प्रोवाइडिंग लाइट। जनरली 55% to 60% रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज मेंटेन्ड इन कल्चर रूम। जो ह्यूमिडिटी मेंटेन करके रखते हैं हम कल्चर रूम के, वो 55 से 60% जो ह्यूमिडिटी होती है उसे वो मेंटेन होनी चाहिए। Once the growth of callus tissues is well stabilized, portion of the callus tissues can be removed and transferred directly into fresh nutrient media to continue growth. In this manner, callus culture can be continuously maintained by serial subculture. जब हमने किसी भी कैलस को तैयार कर लिया, कि कोई भी कैलस बनके तैयार हो गया, उसमें रूटिंग स्टार्ट हो गई, रूटिंग स्टार्ट होने के बाद देन कैलस को जो ओल्ड न्यूट्रेंट मीडिया था वहां से हमने रिमूव कर दिया, और रिमूव करके डायरेक्टली हमने न्यू न्यूट्रेंट मीडिया में उसे ग्रो करा दिया।
उस मैनर में क्या होगा कि जो कैलस कल्चर होगा वो कंटिन्यू मतलब मेंटेन रखेगा। बेसिकली जो मैंने प्रिंसिपल में बताया है, एक जनरल वे में मैं समझाती हूँ आपको क्या होता है कैलस कल्चर में। किसी भी हम प्लांट का या कैलस कल्चर करते हैं या फिर किसी भी प्लांट के एक्सप्लांट से हम न्यू प्लांट बनाते हैं, तो इन सब के लिए जो बेसिक टेक्निक है वो ये है। इन सब चीज़ों को प्लांट टिश्यू कल्चर लैब की रिक्वायरमेंट होती है, दैट मीन्स प्लांट टिश्यू कल्चर लैब के अंदर करते हैं। कैलस कल्चर करने के लिए या किसी भी प्लांट का कल्चर करने के लिए लैब की रिक्वायरमेंट होती है। उस लैब में आपका अगार मीडिया होना चाहिए, न्यूट्रेंट होना चाहिए, सप्लीमेंट्रीज होने चाहिए लाइक दैट माइक्रोन्यूट्रेंट, विटामिन, आयरन, ये सारी चीज़ें जो न्यूट्रेंट प्रोवाइड कराती हैं वो सारी चीज़ें होनी चाहिए और उनकी प्रॉपर अमाउंट होना चाहिए। एमएस मीडिया यानी कि मूरासाइक स्पूग मीडिया, जो मूरासाइक स्पूग मीडिया है वो माइक्रो आयरन और विटामिन सॉल्यूशन और विटामिन सॉल्यूशन एंड कैल्शियम, इन सबको मिलाकर एक मूरासाइक स्पूग मीडिया बनता है जो सबसे ज्यादा कैलस कल्चर या प्लांट टिश्यू कल्चर में यूज होता है। ठीक है, तो एमएस मीडिया हमारे पास है। एमएस मीडिया बनाने के लिए हमें जो मैंने अभी आपको बताया ये माइक्रो न्यूट्रेंट, आयरन एंड विटामिन, इनके साथ साथ शुगर की भी रिक्वायरमेंट होती है, 8 ग्राम शुगर की रिक्वायरमेंट होती है। इन सबका कंपोजिशन तैयार करके हम न्यूट्रेंट मीडिया बनाते हैं। न्यूट्रेंट मीडिया बनाने के बाद हम उस न्यूट्रेंट मीडिया को ऑटोक्लेव करते हैं 15 मिनट्स के लिए। और जब हम ऑटोक्लेव करते हैं तो वार्म हो जाता है, वो अच्छे से अपने आप ही स्टरलाइज हो जाता है एक फिक्स टेम्परेचर पर। फिर हम उसे वहाँ से हटा लेते हैं। हटाने के बाद हम उसे नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर रख देते हैं। तो जब पूरा दिन फिनिश हो जाता है आफ्टर 24 आवर या आफ्टर 48 आवर, बेसिकली तो आफ्टर 24 आवर ही हम उस मीडिया को यूज कर सकते हैं। दैट मीन्स उसके अंदर अगार का काम बस ये है कि वो जेली बनाता है, जेली जैसी स्ट्रक्चर बनाता है। अगार का काम बस ये है। ठीक है, तो हमारे पास टेस्ट ट्यूब में या जार में या पेट्री डिश में हमारे पास न्यूट्रेंट मीडिया अवेलेबल है, एमएस मीडिया अवेलेबल है। उस एमएस मीडिया में हमने जितना हमें रिक्वायरमेंट था ग्रोथ हार्मोन्स का, हमने इतने रिक्वायरमेंट पे एडिट कर दिया। उसके बाद हम एक्स प्लांट लेते हैं। एक्स प्लांट से कोई प्लांट ले सकते हैं। उस एक्स प्लांट को हम कल्चर करते हैं। एक्स प्लांट का नोड हटाया या हमने प्लांट की लीफ को लिया या हमने रूट को लिया, रूट, लीफ, स्टेम, उसे लेकर जो कि एक टिश्यू अनडिफरेंशिएटेड टिश्यूज को हम ले सकते हैं, उसे लेकर हमने कट किया। कट करके हमने उस प्लांट के मटेरियल को, एक्स प्लांट के मटेरियल को हमने क्या काम किया, मर्क्यूरिक क्लोराइड या सोडियम क्लोराइड के साथ ट्रीटेड कराया। क्यों ट्रीटेड कराया? क्योंकि उसमें अगर कोई फंगल इन्फेक्शन है तो वो रिमूव हो सके। ठीक है, वहां पे उसे ट्रीटेड कराया। ट्रीटेड कराने के बाद फिर हमने लेमिनार एयर फ्लो में जो हमारे पास अगार मीडिया है उसमें हमने ट्रांसफर किया। जैसे ही हमने उसे ट्रांसफर किया तो ट्रांसफर करके फिर हमने उसे कल्चर रूम टेम्परेचर पर रख दिया। जो रूम का टेम्परेचर होगा वहाँ 25 रखेंगे। बाकी और जो अदर प्लांट्स होते हैं, अदर प्लांट्स के लिए जो रूम का टेम्परेचर होता है लाइक दैट, अगर मैं पोटैटो की बात करूं तो 16 आवर लाइट और 8 घंटे की डार्क की रिक्वायरमेंट होती है। दैट मीन्स 16 घंटे वहाँ पे लाइट होगी और 8 घंटे वहाँ डार्क होगा, तब वो ग्रो कर पाएगा। तो आफ्टर 21 डेज या आफ्टर सम टाइम, जितना कैलस कल्चर के लिए टाइम रिक्वायर्ड है, इतने टाइम बाद कैलस को उस टेस्ट ट्यूब से निकालते हैं और फ्रेश मीडिया में सब कल्चरिंग के लिए ट्रांसफर करते हैं। उससे क्या होता है? उससे ये होता है कि मल्टीपल कॉपीज कैलस कल्चर की हमारे पास हो जाती है। फिर जब मल्टीपल कॉपीज हमारे पास तैयार हो जाती हैं तो उसे हम प्रॉपर एनवायरनमेंट में, एक सुटेबल एनवायरनमेंट में, नेट हाउस में ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, सो कैलस दैट, ये प्रोटोकॉल है कैलस कल्चर का। कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता है? कैलस टिश्यूज कैन बी इंड्यूस्ड फ्रॉम डिफरेंट प्लांट टिश्यू ऑफ मैनी प्लांट स्पीसीज। जैसे अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कैरेट की, कैरेट इज हाईली स्टैंडर्डाइज मटेरियल। ठीक है, सो द कैलस कल्चर फ्रॉम एक्साइटेड टैप रूट ऑफ कैरेट इज डिस्क्राइब हियर टू फॉलोइंग प्रोसीजर। अगर हम कैरेट का कैलस कल्चर करेंगे तो अ फ्रेश टैप रूट ऑफ कैरेट इज टेकन and washed
thoroughly under running tap water to remove all surface detritus. That means जो जितना भी कैरेट की सरफेस पर कोई भी डस्टिंग वहाँ पे प्रेजेंट होगी तो जो रनिंग टैप वाटर होता है उसमें अच्छे से उसे वॉश करते हैं। देखो ये प्रोसीजर है प्रोटोकॉल ऑफ कैलस कल्चर का, फिगर 3.1 प्रोसीजर फॉर द कैलस कल्चर फ्रॉम कैरेट रूट। इस प्रोसीजर में आप देख पा रहे हो सबसे पहले टैप वाटर में टैप बना हुआ है, वहाँ से रनिंग वाटर में उसे टैप किया, अच्छे से वॉश किया। वॉश करने के बाद नाइफ की हेल्प से हमने उसे कट कर दिया। जैसे ही हमने उसे कट कर दिया तो उसका स्लाइस को हमने वाटर में ट्रांसफ़र किया। वाटर में ट्रांसफ़र करने के बाद हमने सोडियम हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन में ट्रांसफ़र किया। सोडियम हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन में ट्रांसफ़र करने के बाद फिर से हमने उसे डिस्टिल वाटर में ट्रांसफ़र किया। देन फिर पैटी डिश के अंदर ट्रांसफ़र किया। उस पैटी डिश में ट्रांसफ़र करने के बाद उसके फिर हमने स्ट्रक्चर देखी तो उसमें कैम्बियम, फ्लोएम, जाइलम और कॉर्टेक्स प्रेजेंट था। तो हमने वहाँ से कैम्बियम का पार्ट लिया, ठीक है। कैम्बियम का पार्ट लिया और उस कैम्बियम के पार्ट को हमने एक्सप्लांट में से उस कैम्बियम के पार्ट को लेकर कल्चर मीडिया, ये कल्चर मीडिया आपको एक जार दिखाई दे रहा है, जार के अंदर अगार मीडिया प्रेजेंट है। ये अगार मीडिया MS मीडिया है, इसे हमने ऑटोक्लेव करने के बाद तैयार किया है, ठीक है। फिर कल्चर मीडिया में हमने उसे ट्रांसफर किया और उसके बाद ऊपर जो उसके जार के ऊपर एक हमने अच्छे से हुक तैयार कर दिया जिससे कि एयर टाइट कर दिया, एयर निकले ना, ठीक है। फिर इंक्यूबेट किया 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर 6 से 8 वीक तक, ठीक है। 6 to 8 वीक हमने उसे इंक्यूबेट किया। उसके बाद हमने देखा कि उसका जो अगार मीडिया था उसमें उसका कैलस बनना शुरू हो गया था, कैलस वहाँ पे कैलस फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो गया था। तो ये प्रोटोकॉल है कैरेट का कैलस कल्चर के थ्रू। वही है, सबसे पहले हमने टैप वाटर से उसे रन किया था। टैप वाटर से रन करने के बाद उसे 5% टीपॉल में रखा 10 मिनट्स के लिए एंड रूट को वॉश किया। रूट वॉश करके जो कैरेट रूट है स्टेलाइज फोर्सेप scarpels and other instrument incubated nutrient media patidis and then transfer to laminar airflow पे लेके गए inoculation chamber में। देन उसके बाद मैनिपुलेशन सीक्वेंस फोर्सअप देन मस्ट बी कैप्ट 95%। जो हमारे पास ये इक्विपमेंट होता है, जो मटेरियल होता है, उसे 95 इथेनॉल से हम उसे वॉश कराते हैं। 95 इथेनॉल से वॉश कराने के बाद जो टैप रूट होती है सरफेस स्टेलाइज इमर्जिंग 70% इथेनॉल 60 सेकेंड के लिए हम 70% इथेनॉल से वॉश कराते हैं उसे, और ये 20 से 25 मिनट्स तक सोडियम हाइपरक्लोराइड में रखते हैं, ठीक है। द रूट इज वॉश्ड 3 टाइम्स, 3 टाइम हम उस रूट को वॉश कराते हैं, उसके बाद डिस्टिल वाटर से वॉश कराते हैं और जो हाइपर क्लोराइड जिससे हमने उसे ट्रीट कराया था वो रिमूव कराने के लिए 3 टाइम्स हम उसे वॉश कराते हैं। कैरेट को फिर ट्रांसफर करते हैं स्टेलाइज पैटेडिस में जिसमें फिल्टर पेपर प्रेजेंट होता है और ट्रांसफर स्लाइस 1 mm की होनी चाहिए। थिकनेस जो फ्रॉम द टैप रूट यूजिंग शार्प स्कैल्पेल। पीसेस जो उसके ट्रांसफर सेक्शन में होते हैं स्टेलाइज पैटेडिश में हम उन्हें ट्रांसफर करते हैं। ईच पीसेस कंटेन वाइटेस्ट सर्कुलर रिंग ऑफ कैम्बियम। जो पीसेस में कैम्बियम का पोर्शन प्रेजेंट होता है जो अराउंड पिथ होता है, ठीक है। एरिया कैम्बियम का 4 mm होता है अक्रॉस द कैम्बियम। उस एरिया को हम कट करते हैं। कट करने के बाद उसमें छोटा सा पोर्शन फ्लोएम का होता है और जाइलम का होता है, ठीक है। साइज इन थिकिंग ऑफ द एक्सप्लांट शुड बी यूनिफॉर्म। फिर उस एक्सप्लांट को हम यूनिफॉर्म तरीके से रखते हैं। Always the lid of petidis is replaced after each manipulation। जैसे ही हमने उसे जैसे एक डिश में हमने एक पैटी डिश में हमने एक्सप्लांट को लिया था और वहाँ से कैम्बियम को हटाया, उसके बाद फिर हम उसे न्यू पैटी डिश में ट्रांसफर करेंगे। दैट मीन्स हर फंक्शन में एक न्यू पैटी डिश यूज होती है।
The clausoria cotton plug from a culture tube is removed and flamed to uppermost 20 mm and open end. जो जार के अंदर या जार के अंदर हम उसे जिसमें अगर मीडिया ऑलरेडी प्रेजेंट था, कॉटन प्लग से हम उसे जो उसके ऊपर कॉटन प्लग लगा हुआ था उसे रिमूव कर देंगे. रिमूव करने के बाद while holding the tube at angle 45, होल्डिंग मतलब इस टाइप 45 के एंगल पर हम उसे होल्ड करके रखते हैं और फिर फोर्सेप की हेल्प से उस एक्सप्लांट को फोर्सेप की हेल्प से हम न्यूट्रेंट मीडिया के अंदर ट्रांसफर करते हैं. और ऐसे ट्रांसफर करते हैं कि कुछ पोर्शन उसका अगार मीडिया में अंदर की साइड प्रेस रहे और कुछ पोर्शन उसका अपर साइड रहे. ठीक है, इस हिसाब से हम उसे ट्रांसफर करते हैं. देन एमएस मीडिया को 0.5 mm उसमें 2,4-D पड़ा हुआ है, दैट मीन्स ऑक्सीजन उसमें ऑलरेडी प्रेजेंट कर देते हैं. The closure is immediately placed in an open mouth of each tube. The forceps will always flamed before the after use. जितनी बार भी हम उसे ट्रांसफर करेंगे जार के अंदर, टेस्ट ट्यूब के अंदर या जार के अंदर फोर्सेप को, इतनी बार हम उसे फ्लैम के ऊपर स्टेलाइज करते हैं. जो एक टाइप से एक वहाँ पे एक छोटी सी लैंप होती है, लैंप के ऊपर उसे फ्लैम करते हैं स्टेलाइज करने के लिए. वहाँ जिस जार में हमने उस प्लांट को ट्रांसफर किया है उस दिन का हम डेट डाल देंगे, मीडियम का नेम डाल देंगे, कौन सा ग्रोथ हार्मोन हमने यूज किया है वो डाल देंगे, प्लांट लिख देंगे प्लांट कौन सा है. देन ग्लास को मतलब पेंसिल या पेन से ऊपर या मार्कर से हम उसे मार्क कर देते हैं. इस हिसाब से हम 10 कल्चर भी बनाएंगे. 10 कल्चर का फिर सब कल्चर से 20 कल्चर बन गए. इस हिसाब से प्लांट टिश्यू कल्चर में काफी नंबर ऑफ कैलस या नंबर ऑफ प्लांट हम तैयार कर सकते हैं. So culture tube after inoculation are taken in a culture room where they are placed in a racks. Culture are incubated dark at 25 degree centigrade. 25 डिग्री सेंटीग्रेड में 25 डिग्री सेल्सियस पर हम उसे डार्क कंडीशन में रखते हैं और 16 की लाइट 16 आवर की लाइट होती है और 18 आवर का डार्क पीरियड होता है. यूजुअली आफ्टर 4 वीक इन अ कल्चर एक्सप्लांट इंक्यूबेटेड ऑन अ मीडियम. जनरली क्या होता है कि जैसे ही 4 वीक निकलते हैं तभी उसमें रूटिंग होनी स्टार्ट हो जाती है क्योंकि वहां पर ऑक्सीजन सिंथेटिक ऑक्सीजन 2,4-D प्रेजेंट है. ठीक है, द होल कैलस मास टेकन आउट especially on a sterilized petri dish and should be divided into 2 or 3 pieces. जैसे ही 5 to 8 वीक कंप्लीट हो जाते हैं उसे देन पेट्री डिश में ट्रांसफर करके 2 से 3 पीसेस में फिर से डिवाइड करते हैं. ये होता है वहां पे मल्टीप्लीकेशन तैयार करना. Each pieces of callus tissues is transferred to the tube containing fresh same media. सेम जो हमने एक कैलस से 3 से 4 टिश्यूज बनाए फिर उन टिश्यूज को फिर से फ्रेश मीडिया में ट्रांसफर करते हैं. Prolonged culture of carrot tissues produce large calluses. इस हिसाब से मल्टीपल कॉपीज कैलस की बननी स्टार्ट हो जाती है. सिग्निफिकेंस क्या है कैलस कल्चर का? कैलस कल्चर आर सच एज नो मेजर इंपॉर्टेंस अनलेस एंड अनटिल इट इज यूज्ड अदर एक्सपेरिमेंटल ऑब्जेक्टिव. जो दूसरे एक्सपेरिमेंटल ऑब्जेक्टिव है उनके लिए ज्यादा यूजफुल होता है, लेकिन जो इसके इम्पोर्टेंस है वो ये है कि जो कंप्लीट होल प्लांट है वो रीजनरेट हो सकता है. ठीक है, दोबारा से बन सकता है, लार्ज नंबर में बन सकता है, लार्ज नंबर फ्रॉम कैलस टिश्यू थ्रू मैनिपुलेशन ऑफ द न्यूट्रेंट को बार बार मैनिपुलेट करके या हार्मोनल कंडीशंस को घटा के या बढ़ा के हम उसे फिर से रीजनरेट कर सकते हैं. दिस फिनोमिना इज नोन एज प्लांट रीजनरेशन और ऑर्गेनोजेनेसिस और मॉर्फोजेनेसिस. इस फिनोमिना को क्या बोलेंगे? प्लांट रीजनरेशन बोलेंगे या ऑर्गेनोजेनेसिस बोलेंगे या मॉर्फोजेनेसिस बोलेंगे. Similarly, by manipulation of nutrient and hormonal constituent cluster of embryo can be achieved directly from the somatic cell or callus tissues. जो न्यूट्रेंट और हार्मोनल का हम सोमेटिक सेल या कैलस टिश्यू से तैयार करते हैं वो भी सेम वे से तैयार करते हैं. These employees are called सोमेटिक एम्ब्रियो. तो उसे उस चीज को क्या बोलते हैं? सोमेटिक एम्ब्रियो बोलते हैं. दिस फिनोमिना इज नोन एज सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस. सोमेटिक एम्ब्रियो डायरेक्टली गिव राइज टू होल प्लांट. सोमेटिक एम्ब्रियो से कंप्लीट प्लांट हम तैयार कर सकते हैं.
Callus tissues is good source for genetic और karyotype variability. Callus tissues अच्छा source है genetic और karyotype variability के लिए. So it may be possible to regenerate a plant from genetical variable cell of callus tissues. Cell suspension culture in moving liquid media can be initiated from callus culture. सेल सस्पेंशन कल्चर में भी कैलस कल्चर के थ्रू हम लिक्विड मीडिया में ट्रांसफर करके सेल सस्पेंशन कल्चर को भी तैयार कर सकते हैं. Callus culture is very useful to obtain commercially important secondary metabolites. Callus culture secondary metabolites को obtain करने में help करते हैं. If a bit of tissues from a medicinally importance plant is grown to in vitro and produce callus culture, अगर किसी प्लांट की जो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है तो उसे हम इन विट्रो कंडीशन के थ्रू हम उसका नंबर ऑफ प्लांट बढ़ा सकते हैं जिससे कि उसकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ज़्यादा हो सके. द सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स या ड्रग कैन बी डायरेक्टली एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम कैलस टिश्यूज विदाउट सेक्रीफाइसिंग होल प्लांट. कंप्लीट प्लांट को लेके अगर किसी प्लांट की लीफ से हमें कोई ड्रग ऑब्टेन्ड हो रहा है या एल्कोलॉइड कोई मिल रहा है तो उसके थ्रू भी हम इसका कैलस कल्चर कर सकते हैं. सो दिस ऑल्टरनेटिव टेक्निक हेल्प द कंजर्वेशन ऑफ मेडिसिनल प्लांट इन नेचर. मेडिसिनल प्लांट में सबसे ज़्यादा यूज होता है कैलस कल्चर का. सेवरल बायोकेमिकल एसेज कैन बी परफॉर्म फ्रॉम कैलस कल्चर. कैलस कल्चर से बायोकेमिकल एसेज भी परफॉर्म होते हैं. बायोकेमिकल मतलब जिनका यूज ह्यूमन बींग्स के थ्रू होता है. सो ये था आपका कैलस कल्चर. कल प्रोटोप्लास्ट कल्चर पढ़ाऊंगी मैं आप लोगों को.